दुआ साथ नहीं छोड़ती, बददुआ पीछा नहीं छोड़ती। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें अच्छे मेहनत करके ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो उसका बुरा नतीजा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, यानी कार्बन और उसके यौगिक, पार्ट 4 में ही है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है, उनको 4 भागों में बांटा गया। इसके रासायनिक गुणधर्म में नंबर 1 है दहन, नंबर 2 ऑक्सीकरण, और नंबर 3 संकलन अभिक्रिया, और नंबर 4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है, उनको 4 प्रकारों में बांटा गया है: दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, दहन क्या होता है कि जब कार्बन है वो अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर और ये ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एक स्वच्छ ज्वाला देती है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो उससे स्वच्छ ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब दहन किया जाता है तो उससे काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। इस प्रकार से ये दहन के कारण ये क्रिया होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गैस या जो स्टोव के वायु के लिए जो छिद्र होती है, गैस में भी छिद्र होते हैं, वो कभी रुक जाते हैं तो उनसे जो बर्तन रखा होता है उन पर, तो वो उनके तलवे है वो काले हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें वायु के लिए छिद्र होते हैं। तो इनमें ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण है वो जलकर ये स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। तो इस प्रकार से ये दहन के द्वारा है कि कार्बन यौगिकों का जब दहन किया जाता है तो उनसे ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये रासायनिक जो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है वो निम्न है। ये निम्न है, यानी रासायनिक गुणधर्म है वो है: नंबर 1 दहन, नंबर 2 ऑक्सीकरण, और नंबर 3 संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, और नंबर 4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कार्बन यौगिकों के ये 4 गुणधर्म हैं रासायनिक गुणधर्म: नंबर 1 दहन, नंबर 2 ऑक्सीकरण, नंबर 3 संकलन अभिक्रिया, और नंबर 4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो दहन के बारे में हम पढ़ते हैं तो दहन क्या है? ये कार्बन के जो सभी अपर रूप है वो दहन करके या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे दहन नंबर 1 है दहन। तो दहन यह सभी अपर रूपों में, यह सभी यानी कार्बन, यह का मतलब है कार्बन, कार्बन सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन से क्रिया कर, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश के साथ, ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, जल बनाता है। तो जो कार्बन है वो सभी अपर रूपों में, कार्बन सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर या क्रिया करने पर वो ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इसके ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नंबर 1 कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो ये पहला इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है कि मीथेन का दहन,
तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये C का है तो कार्बन है, इसका नाम कार्बन या कोयला। CH4 का नाम है मीथेन। ये मीथेन गैस है, इसका दहन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो इज इक्वल टू, तो ये भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो इससे ये प्राप्त होता है। इसका संतुलन करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हम 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो यहाँ H के 4 हो गए और यहाँ पे O के 2 हैं और यहाँ O के करेंगे 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे O के हो गए 4, तो इसलिए 4 ही यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हो गए। H के यहाँ पे 4 है तो H के भी 4 हो गए और C का 1 है तो C का 1, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। तीसरा है एथेनॉल का दहन। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, तो CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन से क्रिया इज इक्वल टू, तो वही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है ये भी। तो इसका भी हम संतुलन करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 ये है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं 7। अब इधर भी 7 करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 दूनी 4, अब कितने बचे 3, तो 3 यहाँ लगा देंगे, तो ये ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 और 2 दूनी 4 और 3 7, और यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ H के देखेंगे 3 और 2 5 1 6 और H के 3 दूनी 6, और C के देखेंगे यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ 2, तो ये संतुलित हो गया। तो ये तीनों एग्जाम्पलों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्बन सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन से क्रिया कर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड व जल देता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा और प्रकाश। तो जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनसे मतलब स्वच्छ ज्वाला निकलती है। अगर संतृप्त यौगिकों का दहन किया जाता है तो उनसे स्वच्छ ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त कार्बन यौगिकों का जब दहन किया जाता है तो उससे काले धुएं वाली ये पीले ज्वाला निकलती है। तो इस प्रकार से जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनका दहन करने पर ये काले धुएं पीले वाली असंतृप्त से और स्वच्छ ज्वाला निकलती है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से निकलती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गैस के स्टोव या गैस में के जो छिद्र होते हैं, गैस में से जो निकलते हैं छिद्रों के द्वारा जो गैस निकलती है चूल्हे में, और स्टोव के में छिद्र होते हैं तो उनसे जो गैस निकलती है तो कभी कभी उनके वो छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उनसे जो बर्तनों के तले है वो काले हो जाते हैं। तो इसलिए इनको मतलब वायु समृद्ध ऑक्सीजन जो वायु समृद्ध है वो यौगिक बनाते हैं। तो ये कार्बन का जो दहन होता है वो पहला पॉइंट हो गया। तो इसमें यही है कि कार्बन सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन से दहन करने पर ये ऊष्मा और प्रकाश के साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ये है गया दहन। दूसरा है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या है कि ऑक्सीकरण कुछ कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन का सहयोग करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा कुछ मतलब पदार्थ इसका समीकरण है, इससे एथेनॉइक अम्ल बनता है ऑक्सीकरण। तो देखिए अगला है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि वह रासायनिक वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे हम। प्रिय दोस्तों, ये जो आपको बताया है देन ये आपके समझ में आ रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अगला जो है वो है उसका नाम ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह रासायनिक वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है।
तो ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिन पदार्थों में ऑक्सीजन है वो अन्य पदार्थों को देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकारक होते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल है वो पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथेनॉइक अम्ल बनता है। तो ये है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो देखो ऑक्सीकरण की ये परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे एथेनॉल CH3CH2OH, इसका नाम है एथेनॉल। और एथेनॉल में ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का सहयोग होता है। और ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 या अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो है K2Cr2O7। तो ये जो एथेनॉल है वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा की उपस्थिति में, तो इससे बन जाता है एथेनॉइक अम्ल CH3COOH। इसका नाम है एथेनॉइक अम्ल। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण का जो समीकरण है, फॉर्मूला है, वो ये है कि एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा, तो इससे बनता है एथेनॉइक अम्ल CH3COOH। इसके बाद इसके कुछ वो है ऑक्सीकारक। इसमें एक है ऑक्सीकारक। क्या है ऑक्सीकारक? किसे कहते हैं? तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आदि, ये ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल का निर्माण होता है। और किसकी उपस्थिति में? ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा। ऑक्सीकारक क्या होता है कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये हो गया
ऑक्सीकरण। अगला इसके बाद है तीसरा संकलन अभिक्रिया। तो देख वह रासायनिक वह अभिक्रिया होती है संकलन अभिक्रिया जिसमें निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और ये संकलन अभिक्रिया का जो उपयोग किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण, इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके द्वारा वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं उनमें मतलब वनस्पति तेल पाया जाता है। असंतृप्त जो वसी अम्ल होते हैं वो खाना पकाने में काम में आते हैं और ये लाभदायक होते हैं। इसलिए मतलब खाना पकाने के लिए असंतृप्त वसी अम्लों का ही उपयोग किया, वनस्पति जो तेल है उनका उपयोग किया जाता है। तो अगला है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम PD निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जाता है तो उसे संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण, संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो देखो संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है संकलन अभिक्रिया। तो निकेल या पैलेडियम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का है औद्योगिक उपयोग जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण। तो ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का जो औद्योगिक उपयोग है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में होता है। इसका जो उपयोग होता है वो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने होता है। इसका जो फॉर्मूला है कि जो निकेल और पैलेडियम की उत्पन्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो C ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बंद C, इसको है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या इसको एल्कीन कहते हैं, इक्वल टू पैलेडियम इसका प्रतीक होता है PD या निकेल या Na, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। तो पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर प्लस H2 ये जोड़ करके और संतृप्त हाइड्रोकार्बन C एक बंद C R R R R H H, ये जो H है इसके दो परमाणु हैं, ये जोड़ते लिख लेते हैं। और जब ये इधर बनता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। और एल्केन में बताया गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, और जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। तो इसमें ये द्विबंध पाया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इससे बन जाता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये संतृप्त
कार्बन। तो इस प्रकार से ये जो संकलन अभिक्रिया है उसका ये फॉर्मूला हो गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ करके करते हैं तो ये बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये पेपर में पूछ लेते हो। इसका जो उपयोग है औद्योगिक उपयोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों से और जो वनस्पति घी बनाने में ही इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो में देखते हैं अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया।